हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी, उससे संबंधित अनुच्छेद, मूल क्षेत्राधिकार और पूरी ऑल ओवर जानकारी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दूंगा, ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आए। तो आप प्लीज़ 10 मिनट तक मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से मतलब सुप्रीम कोर्ट है। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अर्थात 26 जनवरी 1950 को देश का गणतंत्र दिवस या संविधान लागू हुआ था और उसके 2 दिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पूर्ववर्ती संस्था संघीय न्यायालय था, जो 1935 अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, तो उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट आया था। स्थान कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसमें एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अर्थात 34 सदस्य होते हैं। शुरू में इसमें 1+7 सदस्य थे। 53वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो ये सूर्यकांत व्यास है, जो 53वें मुख्य न्यायाधीश है। अभी सूर्यकांत व्यास है, इसकी मुख्य गद्दी पे बैठे हैं, विराजमान है ये। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व्यास है। इसकी संरचना में 1+33 है। मूल प्रारंभ में 1+7 थे। नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम में एक तो मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, उनकी सिफारिश करता है। थर्ड जज जो फैसला आया था उसमें कॉलेजियम में 1+4 थे। सेकंड जज फैसला आया था उसमें कॉलेजियम में 1+4 था। ये कॉलेजियम जो अनुच्छेद 43 से राष्ट्रपति से परामर्श करता है, उससे लिया गया है कॉलेजियम, उससे हिसाब से प्रारंभ हुआ है। कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। ऐसे टाइम नहीं है 6-5 ऐसे नहीं, 65 वर्ष तक होता है। तो कॉलेजियम 1+4 वरिष्ठतम जज, उसकी जगह NJAC आया, 99 संविधान संशोधन द्वारा उसको रद्द कर दिया था। 99 संविधान संशोधन आया था, उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना, यह अपीलीय क्षेत्राधिकार है। कार्यकाल 65 वर्ष है। कॉलेजियम 1+4, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर। अब आगे आपको अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में आता है। अध्याय 6 है, 6वां अध्याय है। अर्थात उससे पहले 5 अध्याय पूरे हो जाते हैं, 6वां अध्याय में ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 24 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको अगर स्थापना और गठन के बारे में देखना है तो 124वां अनुच्छेद को पूरा पढ़ोगे तो आपको इनमें पूरा मिल जाएगा, कैसे स्थापित होता है, कैसे इसका गठन होता है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है, उच्च न्यायालय का कितना होता है, ये वेतन के बारे में आपको 125वें अनुच्छेद में मिलेगा। 126 है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगर कभी कभी मुख्य न्यायाधीश है, उसका पद आकस्मिकता रूप से रिक्त हो जाता है, तो उस समय कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद 126 है। तो स्थापना गठन 124 हो गया, वेतन का 125 हो गया, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 126 हो गया। 127 में तदर्थ न्यायाधीश है, इसे हम एडोक बोलते हैं। कभी कभी कार्यभार ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं, और उसका उल्लेख 127वें अनुच्छेद में किया गया है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बैठक में उपस्थिति से संबंधित है। जो सेवानिवृत्त हो सकें, अगर उनको न्याय से संबंधित जानकारी लेनी है तो उनको भी बैठक में बुलाया जा सकता है, और उसका उल्लेख अनुच्छेद 128 में दिया गया है। 129 में अभिलेख न्यायालय हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया उसका सभी जो भी हाई कोर्ट है, जिला सेशन न्यायालय है, उन सबको मानना पड़ेगा। अर्थात वो अभिलेख एक लेख बन जाता है वो सभी के लिए, और उसको उनको नियम कानून को पालन करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट की सीट स्थान जो भी 1+33 है, पहले 1+7 थी, पहले 1+30 थी, तो ये 130वें अनुच्छेद में है। 131 में मूल क्षेत्राधिकार है, उसके बारे में मैं अगले पेज में आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है अभी ध्यान रखना। 131 में मूल क्षेत्राधिकार था, सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले को सुन सकता है, और आप और जगह वो मामले नहीं सुलझाए जा सकते। हाई कोर्ट जिला सेशन में नहीं सुन सकते, वैसे क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार आते हैं। 132
133, 34 में अपीली क्षेत्राधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार में संवैधानिक है, दीवानी है और आपराधिक है। संवैधानिक वाला 132 में है, दीवानी 133 में है और आपराधिक मामले हैं वह 134 में के तहत आप उसमें आपराधिक मामले से संबंधित कोई हाई कोर्ट से आप अपील की अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो इसमें 134 के तहत कर सकते हो। दीवानी से संबंधित, दीवानी मतलब सिविल मामले 133 कर सकते हो और संवैधानिक से संबंधित मामले हैं तो आप 132 में अपील कर सकते हो। 136 में अपील के लिए विशेष अनुमति, इसे हम SIL बोलते हैं। तो कुछ मामले होते हैं उसमें आप विशेष अनुमति ले सकते हैं अपील के लिए, ऐसा मामला है तो उसमें आप अपील के लिए विशेष अनुमति ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो अपील के लिए विशेष SIL बोलते हैं उसको, उसका उल्लेख अनुच्छेद 136 में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया लेकिन वह समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को लगा ये सही नहीं है तो वह निर्णय की समीक्षा कर सकता है। तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में दिया गया है। तो अपील के लिए विशेष अनुमति अनुच्छेद 136 में है और निर्णयों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद। और निर्णय भी बदल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर निर्णय अगर सेट नहीं हुआ ना तो। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र विस्तार, और ये संसद के पास ताकत होती है तो ये 138 में इसका उल्लेख है। मतलब अधिकार क्षेत्र है उसमें और भी इसका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है ऐसा। रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख 139 में है। रिट जारी कर सकते हैं, अर्थात कोई मामला है उस पर रिट जारी कर सकते हैं, उससे संबंधित रिट करना का मतलब उस मामले को रोक सकते हैं और अपने पास मंगा सकते हैं। इस अलग अलग तरह की रिटें होती है। तो रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 139 है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार 138 में है, रिट जारी करने की शक्ति 139 में है। 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का सभी अदालतों में बाध्यकारी होना। आप जो भी निर्णय लिए वो बाध्यकारी है, अर्थात ये नहीं हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ये नहीं कह सकता कि मेरा पर्सनल निर्णय है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो निर्णय दे दिया तो उससे संबंधित कोई विवाद आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरह हाई कोर्ट उसी तरह पर निर्णय देना पड़ेगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट में वो बाध्यकारी होगा। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 31 में दिया गया है। 132 में न्यायिक आदेश या डिक्री को लागू करना। कभी कभी कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है और कोई भी मानता नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे लागू कराने के लिए पुलिस आदि की सहायता ले सकता है और उसको लागू कराता है। तो न्यायिक आदेश को लागू कराना 142 में उल्लेख है। 143 में राष्ट्रपति को परामर्श करने की शक्ति, जिससे कोलिजियम सिस्टम इसी से आया था। तो परामर्श करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 143 में। 42 में न्यायिक आदेश को लागू करना। कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लागू कर दिया कि 75 मीटर तक है, हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, इसने आदेश कर दिया कि हरे पेड़ है नहीं कटने चाहिए या प्रदूषण इस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उस आदेश को लागू करने से उस पर फाइन पूइन कर सकता है, तो इसको लागू करना पड़ेगा सरकार को। तो न्यायिक आदेश को लागू करना 142 में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और वो निर्णय दिया तो उसको सभी अदालतें, जज जिला हो, हाई कोर्ट हो, इन सबको बाध्यकारी है। ये नहीं कि कोई कह दे कि मैं इसको नहीं मानूंगा। अगर निर्णय दे दिया तो उसको सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा ही। रिट जारी करने की शक्ति 139 में है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार 138 में है। निर्णयों की समीक्षा 137 में है। अपील के लिए विशेष अनुमति 136 में है। मैं आगे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में। भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ है के राज्यों के बीच विवाद। भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ, एक राज्य हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। एक और भारत सरकार और किसी राज्य, दूसरी ओर राज्य या दूसरी एक और किसी राज्य या 2-3 राज्य हो सकते हैं, दूसरी ओर एक राज्य हो सकता है या बहुत राज्य के बीच में विवाद हो सकता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उनको। परस्पर पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो परस्पर 2 या 2 से राज्यों के बीच विवाद हो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। भारत सरकार किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्य या दूसरी ओर एक राज्य या अधिक राज्य हो तो उनके बीच में विवाद, या 2 राज्यों के। लेकिन इसमें अपवाद है अनुच्छेद 62 अंतर्राज्यीय जल आयोग है, इसकी सुनवाई मेरे हिसाब से संसद करती है। तो अगर जल से संबंधित विवाद हो तो ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये भी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये अलग माना जाता है। ये तो मूल क्षेत्राधिकार में 3 है। अगर अंतर्राज्यीय जल आयोग से संबंधित मामला है तो भी मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति निर्वाचन है, वो एक अलग अनुच्छेद में है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
रीट अधिकारिता। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी किए जाते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी किए जाते हैं। रीट संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। जो 73वां संविधान संशोधन 1973 में आया था ना, केशवानंद भारती मामला, उसके बाद में मूल सत्राधिकार के अंतर्गत रीट को डाल दिया गया। मूल ढांचे के अंदर अब रीट में आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हो आप। तो अनुच्छेद 32 के तहत ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रीट जारी किए जाते हैं और ये मूल ढांचे का हिस्सा है। ये इसमें 3 आते हैं, ये अलग आता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मूल क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता है और अंतर्राज्यीय जल आयोग वाला भी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। रीट है, इसके बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध हिरासत से व्यक्ति को संरक्षण, सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति के खिलाफ ये जारी किया जाता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है को प्रस्तुत किया जाए, जो भी है उसको प्रस्तुत किया जाए और 24 घंटा टाइम है मेरे हिसाब से उसमें। तो सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति के खिलाफ परमादेश, हम आदेश देते हैं। करते हुए निर्देश को पूरा करने में अगर कोई असफल है तो ये परमादेश जारी किया जाता है। कौन? ये अधिकारी है, सार्वजनिक निगम के अधिकारी है, अधिकरण है, न्यायालय हैं। तो ये सरकारी अधिकारी है, सार्वजनिक निगम है, अधिकरण है, न्यायालय हैं, इनके कर्मचारी अधिकारी है। अगर ये कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, परमादेश। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरणों को उनके अधिकारिता से उच्च कार्य को करने से रोकना। अपने अधिकार क्षेत्र से हाई कोर्ट या जिला सेशन के कोर्ट के न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र से कार्य ज़्यादा करने लग जाते हैं तो उनको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है। तो अधिकरण अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो प्रतिषेध जारी किया जाता है रोकने के लिए। हाई कोर्ट और सेशन इनके खिलाफ जारी करता है ये प्रतिषेध। उसके बाद में उत्प्रेषण, निचली अदालत से लंबित मामले रिकॉर्ड को वरिष्ठ अदालत में मंगा सकता है या उसको निरस्त भी कर सकता है। इसलिए अदालत से लंबित मामले को, तो ये भी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उत्प्रेषण भी। और इसका अर्थ होता है प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित किया जाना। तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित किया जाना। और निचली अदालत से लंबित मामला है, उस रिकॉर्ड है को वरिष्ठ अदालत में मंगाना और उस फैसले को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? किसी व्यक्ति से ये पूछने का किस आधार पर वह सार्वजनिक पद धारण कर लिया। अगर कोई अवैध रूप से कोई पद धारण कर ले तो आपने इस पद को किस अधिकार से धारण कर लिया, इसके लिए अधिकार परीक्षा है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट, सेशन इनके खिलाफ जारी किया जाता है। उत्प्रेषण में उसके मामले को ऊपर मंगा लिया जाता है। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित किया जाना, प्रमाणित किया जाना। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के खिलाफ जारी करता है और अभिकरणों को उनकी अधिकारिता से उच्च कार्य करने से रोकना, अर्थात वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो उनको रोकने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध। परमादेश, हम आदेश देते हैं। ये सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक निगम, अधिकरण और न्यायालय सबके खिलाफ जारी किया जाता है। करते हुए निर्देश को पूरा करने में अगर कोई असफल रहता है तो वह परमादेश जारी किया जाता है, अर्थात आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, कर्तव्य से बाहर मत जाओ, इस हिसाब से ये आदेश देते हैं। अवैध हिरासत से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ये सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है और व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश को हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब रोकना होता है और उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित किया जाना होता है। अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए किस आधार पर सार्वजनिक पद धारण कर रहे हो, किस अधिकार से आप पद धारण कर रहे हो। कभी कभी अवैध रूप से कोई पद पर बैठ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूछ लेता है। रीट है, जो आपने पढ़ा होगा, रीट अधिकारिता, ये मूल ढांचे का हिस्सा होती है। राष्ट्रपति वाला निर्वाचन है और जो अंतर्राज्यीय जल आयोग है ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो हेलो दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।